नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीए, बीएससी और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर 2023 में वो भी नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य या फर्स्ट एड एंड हेल्थ अर्थात को सर्कुलर का पेपर के बारे में पढ़ेंगे। वो भी हमने यहाँ पर एक प्रश्न पत्र मॉडल तैयार किया है जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आए हैं, उन्हीं को हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पर जो है हमने इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमएमएससी आज सभी की पेपर की प्लेलिस्ट की वीडियो भी डाली है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य जो है या जो है बीए, बीएससी और बीकॉम सभी में होता है, सभी का सिलेबस एक ही है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है इसमें से सभी के लिए लाभदायक है। चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है यहाँ पर डॉक्टर के पहुँचने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सीय सहायता कहलाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है मानवता, दूसरा है भाईचारा, तीसरा है प्राथमिक चिकित्सा और चौथा है यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य। तो यहाँ पर जो डॉक्टर के पहुँचने से पूर्व जो है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली जो चिकित्सीय सहायता होती है उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, अर्थात यह इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन हम दूसरा पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्राथमिक चिकित्सा का गुण है, पहला यहाँ पर ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है मधुर व्यवहार व कुशलता, तीसरा है निर्णायक बुद्धि, चौथा है यहाँ पर उपयुक्त सभी। जो प्राथमिक चिकित्सा का जो गुण होता है उसमें ज्ञान और मधुर व्यवहार व कुशलता और निर्णयात्मक बुद्धि उपयुक्त में से सभी है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों सही है इसमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सांप के काटने से, क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि सांप के काटने के स्थान पर निम्न से क्या लगाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है बोरोलीन, तीसरा है डिटॉल और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आयोडेक्स। तो यहाँ पर देखिए सांप के काटने के स्थान पर निम्न से क्या लगाना चाहिए, तो यहाँ पर जो है सांप के काटने के स्थान पर हमें जो है यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम KMnO4 कहते हैं, जिसे हम लाल दवा का सूत्र भी कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरे का जो है यहाँ पर ए सही हो जाएगा इसका, अर्थात यह पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है शरीर से रक्त के बहाने को रोकने के लिए क्या लगाना चाहिए। पहला है यहाँ पर टिंचर आयोडीन, दूसरा है फिटकरी, तीसरा है सीवाजाल मरहम और डी है इनमें से कोई नहीं। अर्थात हमें जो है शरीर के जो रक्त को बहने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हमें यहाँ पर फिटकरी लगाना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो रक्त बहना हुआ रुक जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ फिटकरी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पाँचवा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है यहाँ पर मलेरिया व पीत ज्वर होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है मच्छरों के काटने से, दूसरा है यहाँ पर मकड़ी के काटने से, तीसरा है सांप के काटने से, तो बिच्छू के काटने से, ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर जो है मलेरिया व पीत ज्वर जो है वह मच्छरों के काटने से होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी में दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मधुमेह, दूसरा है अस्थमा, तीसरा है पीलिया को हम हेमेटाइट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा है डी है ऑप्शन यहाँ पर चेचक। तो यहाँ पर जो है BCG का टीका जो है हमें यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर हो जाएगा इसका अस्थमा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, BCG का टीका जो दिया जाता है वह अस्थमा के लिए दिया जाता है। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है यहाँ पर रक्त को कितने तापक्रम में सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात रक्त को वह कितने तापक्रम में सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमें जो है रक्त को जो है कितने तापमान पर रखना चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रक्त को हम जो है 4 डिग्री तापमान में ही सेंटीग्रेड में रखना चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8वां पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है कि प्राथमिक चिकित्सा में तत्कालीन चिकित्सा से अधिक और कुछ नहीं होना चाहिए, यह कथन इनमें से किसने कहा था। यहाँ पर जो है प्राथमिक चिकित्सा में तत्कालीन चिकित्सा से अधिक और कुछ नहीं होना चाहिए, यह कथन किसने कहा था। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है H.J. ऑटो, दूसरा है यहाँ पर लिस्टर, तीसरा है ऑटो स्मिड और चौथा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यह कथन किसने कहा था, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर H.J. ऑटो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, H.J. ऑटो ने ही कहा था कि प्राथमिक चिकित्सा में तत्कालीन चिकित्सा से अधिक और कुछ नहीं होना चाहिए। यह जो है H.J. ऑटो ही ने ही कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, निम्न में से वंशानुगत रोग है। पहला दिया गया है हीमोफीलिया, तीसरा गया है फिनाइल केटोनूरिया, तीसरा है यहाँ पर सेलिसिस और चौथा है ए और बी दोनों यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा वंशानुगत रोग जो है यहाँ पर ए हीमोफीलिया और यहाँ पर फिनाइल केटोनूरिया दोनों है यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10वां पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां है, ऐसे रोग जिनके कारण अज्ञात हैं उन्हें हम अज्ञात रोग कहते हैं। निम्न से एक ऐसा रोग है, यहाँ पर हमें अज्ञात रोग, ऐसे रोग जिनके कारण हमें ज्ञात नहीं कि किसके कारण होता है, तो उन्हें हम अज्ञात रोग कहते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा रोग है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है एनीमिया, दूसरा दिया गया है सोलिसिस और तीसरा है हीमोफीलिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अज्ञात रोग हम किसको कहेंगे, यहाँ पर इसका हो जाएगा सोलिसिस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ इसका बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि सोलिसिस जो है एक अज्ञात रोग है जिसका कारण अभी पता नहीं चला है किसके कारण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11वां है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां दिए गए, हेमेटाइट रोग से प्रभावित अंग, हेमेटाइट से जो है रोग से कौन प्रभावित अंग क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा जिसका यकृत दिया गया है, दूसरा है यहाँ पर किडनी, तीसरा है अमाशय और चौथा है यहाँ पर गुदा अर्थात दिया गया है। तो हेमेटाइट रोग से किस अंग को यह प्रभावित करता है हेमेटाइट रोग, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यकृत, जो है यकृत को प्रभावित करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पढ़ेंगे। यहाँ पर 12 है, चेचक के संक्रमण के आरंभ में कितना बुखार होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर 99.6 डिग्री, यहाँ पर तीसरा दिया गया है 100, यहाँ पर 102 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चेचक के संक्रमण के आरंभ में कितना बुखार होता है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यहाँ पर इसका तापमान हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर है विटामिन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है रिकेटस, दूसरा दिया गया है बेरीबेरी, तीसरा दिया गया है यहाँ पर पीलिया और चौथा दिया गया है यहाँ पर एनीमिनिया। तो विटामिन B1 की कमी से हमें बेरीबेरी रोग होता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो विटामिन यहाँ पर ए दिया गया है, ए जो है यहाँ पर विटामिन डी की कमी से होता है, अर्थात विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14वां पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14वां है इसका, हैजा रोग का प्रभाव पड़ता है, हैजा रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर छोटी आंत, दूसरा दिया गया है बड़ी आंत, तीसरा दी गई है यहाँ पर किडनी और चौथा दिया गया है यहाँ पर गुदा, अर्थात हैजा रोग से जो है कि कौन प्रभावित होता है। तो इसका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, हैजा रोग से जो है वह छोटी आंत को ही प्रभावित करता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15वां क्वेश्चन, टाइफाइड किससे फैलता है, टाइफाइड किससे फैलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया और दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर वायरस, तीसरा दिया गया है प्रोटोजोआ और चौथा है यहाँ पर हवा। तो टाइफाइड यह किससे फैलता है, टाइफाइड जो है यह बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया से यह फैलता है, अर्थात यह बैक्टीरिया से ही फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 16वां है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? पहला दिया गया है फल, दूसरा है संतुलित आहार, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है यहाँ पर डी मांस। तो यहाँ पर जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। चलिए यहाँ पर हम 17वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 17वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितने फ़ारेनहाइट में होता है? तो यहाँ पर जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का जो तापमान होता है शरीर का, उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए वो भी फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 90.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा ऑप्शन दिया गया है 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वह फ़ारेनहाइट में जो होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 17वां जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हमें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है शरीर का जो है तापक्रम। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है यहाँ पर, ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जन होता है। यहाँ पर ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर बुखार में जो है पसीने के साथ क्या उत्सर्जन होता है इसका बताना है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दूसरा है सोडियम टेट्राक्लोराइड का, तीसरा है सोडियम क्लोराइड का और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि ज्वर में पसीने के उत्सर्जन के साथ हमें सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है यहाँ पर NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड का उत्सर्जन होता है ज्वर में पसीने के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 19वां पढ़ेंगे, 19 क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है कि 19वां कि डेंगू नामक बीमारी किससे फैलती है? पहला ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया, दूसरा है यहाँ पर वायरस, तीसरा दिया गया है वायरस एंड बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं, अर्थात हमें डेंगू जो है नामक बीमारी किससे फैलती है। तो इसका 19वां का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ एक वायरस है। तो यहाँ पर जो है यह इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह एक वायरस है कि यह वायरस है, डेंगू नामक बीमारी जो है वायरस से फैलता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 20 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मधुमेह रोग में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर इसका यहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो मधुमेह रोग में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ग्लाइकोजन, दूसरा है यहाँ पर पॉलीफैगिया, तीसरा है यहाँ पर ग्लाइकोसूरिया, तीसरा है यहाँ पर चौथा है यूरिया। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पॉलीफैगिया। तो यहाँ पर मधुमेह रोग से जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है तो उसे हम यहाँ पर पॉलीफैगिया कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 21वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है, श्वसन तंत्र का प्रथम अंग है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कंठ, दूसरा है नाक, तीसरा है यहाँ पर फुफ्फुस तो चौथा है यहाँ पर नासा गुहा। तो यहाँ पर श्वसन तंत्र का प्रथम अंग क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा श्वसन तंत्र का जो है प्रमुख अंग जो है वह यहाँ पर नाक हो जाएगी कि यहीं से हम सांस लेते हैं। यहाँ पर तो प्रथम तंत्र जो है अंग यहीं होगा श्वसन तंत्र का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ की जो है श्वास, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी पूछता है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो यह 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली की जो लंबाई यहाँ होती है वो 12 सेंटीमीटर की होती है। चलिए यहाँ से हम 22वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह वह कौन सा अवयव है जो श्वसन की क्रिया के दौरान वायुमंडल का ऑक्सीजन ग्रहण करता है और रक्त के माध्यम से शरीर के अवयव को पहुंचाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है श्वसनी, दूसरा है यहाँ पर श्वास नली, तीसरा है कंठ और चौथा है यहाँ पर फुफ्फुस। तो यहाँ पर जो है 22वां हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा डी, जो है यहाँ पर फुफ्फुस को ही हम कहते हैं, जो है कि वह या फुफ्फुस को ही कहा जाता है कि जो श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल को ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और रक्त के माध्यम से शरीर के अवयव तक वह पहुँचाता है, तो उसे हम फुफ्फुस ही कहते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 23वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां है, फुफ्फुस को लैटिन भाषा में कहते हैं। फुफ्फुस को लैटिन भाषा में हम क्या कहते हैं? तो पहला न्यूमोन दिया गया है, दूसरा यहाँ पर पाल्मो दिया गया है, और तीसरा है यहाँ पर ब्रोसी, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फुफ्फुस को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? फुफ्फुस को लैटिन भाषा में यहाँ पर हम पाल्मो कहते हैं, पल्मो। फुफ्फुस को लैटिन भाषा में हम पाल्मो कहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जो है, ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? अर्थात लैटिन भाषा में पाल्मो कहते हैं और ग्रीक भाषा में हम न्यूमोन भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछता है यहाँ पर। तो लैटिन भाषा यहाँ पर पाल्मो हो जाएगा और ग्रीक भाषा जो है इसका न्यूमोन हो जाएगा। और इसका फुफ्फुस का जो आकार होता है वह शंक्वाकार होता है। ध्यान रखना है, आकार भी पूछता है, उसका आकार जो है वह शंक्वाकार होता है। चलिए यहाँ पर हम 24वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौबीसवां क्वेश्चन है यहाँ पर, लाल रक्त कोशिकाएं समानता कितने महीने तक जीवित रहती हैं? तो यहाँ पर पहला दिया गया 1 महीने, दूसरा 2 महीने, तीसरा है यहाँ पर 3 महीने और चौथा है यहाँ पर 4 महीने। तो यहाँ पर जो है जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं यह जो है 4 महीने तक जीवित रहती हैं। अर्थात इसका जो जीवन काल होता है जीवित रहने का 120 दिन होता है। या क्वेश्चन पूछता है या महीने करके दे देगा या कितने के यहाँ पर दिन करके दे देगा। तो यहाँ पर 120 दिन तक जीवित रहती हैं लाल रक्त कोशिकाएँ यहाँ पर। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि इसी लाल रक्त कणिकाओं को हम आरबीसी ही कहते हैं। तो आरबीसी का जो है कब्रिस्तान या कब्रगाह जो है वह प्लिया को कहा जाता है। अर्थात जो होता है जहाँ पर जो है इसकी मृत्यु जो है आरबीसी की जो है यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं की जो मृत्यु होती है वह कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। इसे हम प्लीहा को जो है यहाँ पर ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, शरीर का रुधिर बैंक भी कहा जाता है और इसका कब्रिस्तान भी इसी को कहा जाता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इनका जो है निर्माण जो है कहाँ से होता है? वह लाल अस्थि मज्जा से ही होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर हम 25वां क्वेश्चन अब आगे पढ़ेंगे। 25वां क्वेश्चन है यहाँ पर, लाल रक्त कण का जो रंग किस की वजह से लाल होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिए गए हीमोग्लोबिन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है प्लीहा और चौथा दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो जो है लाल रक्त कण का जो रंग होता है किसकी वजह से लाल होता है? तो यह हीमोग्लोबिन की वजह से ही लाल होता है। अर्थात इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन की वजह से ही यह लाल होता है। चलिए यहाँ पर हम 26वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिए गए जल कितने प्रतिशत होता है रक्त प्लाज्मा में? तो 70, पहला ऑप्शन है 70 से 72%, दूसरा है 80 से 82%, तीसरा है 90 से 92%, चौथा है यहाँ पर 60 से 62%। तो यहाँ पर जो है रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर सी। अर्थात यहाँ पर जो है वह 90 से 92%, अर्थात 90 से 92% जो है रक्त प्लाज्मा में जो जल होता है वह 90 से 92% होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का जो प्रतिशत कितना होता है? तो वह 8 से 10 ही % होता है। तो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का जो है रक्त प्लाज्मा में वह कितने प्रतिशत होता है? 8 से 10% होता है रक्त प्लाज्मा में। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 से यहाँ पर 27वां है, जिन व्यक्तियों का रक्त में RH फैक्टर पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पहला RH निगेटिव या RH पॉजिटिव या RH सिमिलर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर जो है वह पाया जाता है उसे हम RH पॉजिटिव कहते हैं। अगर हमें जिस व्यक्तियों के रक्त में जो RH फैक्टर पाया जाएगा तो उसे हम RH पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसी को हम RH निगेटिव भी कहेंगे। यहाँ पर ये भी आता है कई बार कि रक्त का RH फैक्टर नहीं पाया जाता तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम RH निगेटिव भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 28वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां है यहाँ पर, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पहला है यहाँ पर सीरा, दूसरा है यहाँ पर धमनी और तीसरा है यहाँ पर महाधमनी, चौथा है यहाँ पर केशिका। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है यहाँ पर उसे हम महाधमनी ही कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसे हम महाधमनी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक
क्वेश्चन बताएं कि यहाँ पर जो है धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में जो है वह अशुद्ध रक्त बहता है। या क्वेश्चन भी पूछता है कई बार। चलिए यहाँ पर 29वां क्वेश्चन है, हृदय का आकार, हृदय का आकार होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया वर्गाकार, दूसरा है त्रिभुजाकार, और यहाँ पर दूसरा है त्रिभुजाकार, तीसरा है यहाँ पर गोलाकार, और चौथा है यहाँ पर शंक्वाकार। तो हृदय का कैसा आकार होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय का जो आकार होता है वह शंक्वाकार हो जाता है। हृदय का जो आकार होता है वह शंक्वाकार होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर कि हृदय जो है वह 4 कोष्ठकों में होता है। हृदय जो है वह 4 कोष्ठों में होता है, जिसमें होता है एक दायां लिंद दायां निलय और बायां लिंद बायां निलय। या क्वेश्चन भी पूछता है कि हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है, तो वह 4 कोष्ठकों में होता है। दायां लिंद दायां निलय, बायां लिंद बायां निलय होता है। और हृदय में जो है यहाँ पर हृदय की जो बाहरी परत यहाँ पर होती है उसे हम एपिकार्डियम, या क्वेश्चन भी आता है कि बाहरी परत को क्या कहते हैं, हम एपिकार्डियम कहते हैं। हृदय में मध्य परत जो होता है वह बीच वाली परत को क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं। और भीतरी परत को जो है हम इंडोकार्डियम भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर ढंग से पढ़ लीजिएगा कि जो है बाहरी परत को हम एपिकार्डियम, मध्य को मायोकार्डियम और भीतरी परत को हम इंडोकार्डियम कहते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है यहाँ पर, रक्त में श्वेत कणों और लाल कणों का जो अनुपात होता है वह कितना होता है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है 1 यहाँ पर 500, दूसरा दिया गया है यहाँ पर 1:900, तीसरा दिया गया है 1 यहाँ पर 5000, चौथा दिया गया है 1:200। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रक्त में जो है श्वेत कणों और लाल कणों का जो अनुपात वह है वह कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1:500 होता है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31वां पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31वां है यहाँ पर, रक्तदाब रोग का लक्षण किससे संबंधित माना गया है। तो रक्तदाब का जो रोग का लक्षण है वह किससे संबंधित माना गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर हड्डियों को, दूसरा है आंतों को, तीसरा है हृदय को, और चौथा यहाँ पर फेफड़ों को। तो रक्तदाब रोग का जो लक्षण है वह किससे संबंधित माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हृदय को। हृदय को माना जाता है रक्तदाब रोग का जो लक्षण हो तो हृदय से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 32वां क्वेश्चन है, सजीव अस्थि में कितने प्रतिशत जल होता है। सजीव अस्थि में जो है कितने प्रतिशत जल होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 20%, दूसरा है 25%, तीसरा है 30%, चौथा है यहाँ पर 35%। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सजीव अस्थि में जो है वह जल वो यहाँ पर 20% होता है। जल हमारा जो है वह 20% होता है सजीव अवस्थियों में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्थिपंजर अर्थात जो है हड्डियाँ हमारी जो है वह की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो वह 206 होती है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो है यह 206 हड्डियों की संयोग से होता है। अस्थिपंजर जो है वह 206 हड्डियों का संयोग से बना होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि सजीव अस्थियों में जो है वह 2/3 भाग खनिज पाया जाता है। 2/3 भाग खनिज होता है और 1/3 भाग जो है यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि सजीव अस्थियों में वह कितने भाग खनिज पाया जाता है। तो 2/3, और कितने भाग यदि कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है तो वह 1/3 कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 33वां पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33वां है यहाँ पर, उच्च रक्तदाब वाले व्यक्तियों के लिए पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। पहला दिया गया है कैलोरी, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है खनिज लवण, और चौथा दिया गया है यहाँ पर उपयुक्त में से सभी। अर्थात जो उच्च रक्तदाब वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ पर पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कितनी होती है। तो यहाँ पर 33 का इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कैलोरी की भी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम फैट कहते हैं, यहाँ पर खनिज लवण अर्थात मिनरल की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर 34वां क्वेश्चन है, मोच आने पर हम उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला है लिगामेंटस खिंच जाते हैं, या लिगामेंटस टूट जाते हैं, या हड्डियाँ उतर जाती है, या ए और बी दोनों हो जाता है। तो यहाँ पर जो है
मोच आने पर व्यक्तियों को जो है वह लिगामेंटस भी खिंच जाता है और वह टूट भी जाता है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, अर्थात यह दोनों सही है। यहाँ पर मोच आने पर जो है लिगामेंटस खिंच जाते हैं और लिगामेंटस जो है वह टूट भी जाते हैं, तो यह ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम 35वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 35वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर महत्वपूर्ण अंग होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अंग है। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु, तीसरा है यहाँ पर तंत्रिकाएं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय तंत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है यहाँ पर, इसका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क ही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क के यहाँ पर 3 भाग होते हैं, या क्वेश्चन भी आता है कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, वह 3 होते हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम या सेरिब्रम भी कहा जाता है। दूसरा हो जाता है अनुमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम, इसको यहाँ पर सेरिब्रम नहीं कहते। और तीसरा है यहाँ पर अंतस्थ या मेडुला भी कहा जाता है। तो यह इसके 3 पार्ट्स हैं जो है, इसको भी ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम 40वां, यहाँ पर 35 के बाद यहाँ पर हम 36वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर है, तंत्रिकाओं के 3 प्रकारों में निम्न से कौन शामिल नहीं है। तो तंत्रिकाओं के यहाँ पर 3 प्रकारों में से निम्न से कौन शामिल नहीं है। तो पहला दिया गया यहाँ पर संवेदी तंत्रिकाएं, दूसरा है प्रेरक तंत्रिकाएं, तीसरा है मिश्रित तंत्रिकाएं, तो यहाँ पर चौथा दिया गया है अरेकनाइड भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो है तंत्रिकाओं के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप निश्चित हो गया कि तंत्रिकाओं के 3 प्रकार होते हैं, या क्वेश्चन भी आएगा कि तंत्रिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, 3। तो यहाँ पर जो है इसमें से कह रहा है कौन नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अरेकनाइड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो है अरेकनाइड जो है या तंत्रिकाओं के प्रकारों में से नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है संवेदी तंत्रिकाएं, यह जो है तंत्रिकाओं के प्रकार होते हैं, जिसे पहला होता है संवेदी, दूसरा होता है प्रेरक तंत्रिकाएं, तीसरा होता है मिश्रित तंत्रिकाएं। यहाँ पर जो है तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन यह जो है अरेकनाइड यह नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि कौन शामिल नहीं है, तो अरेकनाइड जो है इस तंत्रिकाओं का यह भाग नहीं है। तो यह ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण निम्न से कौन करता है। प्रवृत्ति क्रिया का जो नियंत्रण है वह निम्न से कौन करता है। पहला दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन थायराइड, दूसरा है मेरुरज्जु, तीसरा है यहाँ पर लीवर, और चौथा दिया गया है यहाँ पर किडनी। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण निम्न से कौन करता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 37 का। यहाँ पर मेरुरज्जु जो है वह प्रतिवर्ती क्रिया का जो है वहाँ पर नियंत्रण मेरुरज्जु पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम 38वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 38वां है यहाँ पर, आंतों का रोग है। पहला है यहाँ पर कब्ज, दूसरा है अतिसार, तीसरा है यहाँ पर उत्तेजनशील आंत संबंधी संरक्षण, या चौथा दिए गए हैं सभी। तो यहाँ पर 38वां इसका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आंतों का जो रोग होता है वह यहाँ पर कब्ज से भी होता है, अतिसार भी है, और उत्तेजनशील आंत संबंधी संरक्षण यह भी है। तो यहाँ पर ये तीनों सही हो जाएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी, तो यह सभी सही है। तो इसके ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 39वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ORS का घोल जो है, घोल का संगठन होता है। ORS जो है किसके मिलकर बना होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, दूसरा है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, तीसरा है यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, और चौथा दिया गया है उपयुक्त में से सभी। तो ORS का घोल जो है वह किसका संगठन होता है, यहाँ पर किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज या सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 39वां। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी, क्योंकि यहाँ पर जो है जिंक ORS जिसे कहते हैं उसी में ग्लूकोज भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, और पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी या सभी होता है। चलिए यहाँ पर हम 40वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर अतिसार के रोगी को नहीं देना चाहिए। अतिसार के रोगी को क्या नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर पहला है अंकुरित अनाज व दालें, दूसरा है पनीर, तीसरा है कस्टर्ड, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर अतिसार के रोगी को जो है हमें क्या नहीं देना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पनीर। तो हमें यहाँ उसे पनीर नहीं देना चाहिए। अतिसार के जो रोगी हों उसने हमें पनीर नहीं देना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41वां पढ़ते हैं। कब्ज का प्रकार है, यहाँ पर पहला है एटॉनिक कब्ज, जिसे दूसरा है यहाँ पर स्पास्टिक कब्ज, तो तीसरा है अवरोधात्मक कब्ज, या चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो कब्ज का जो है कि कब्ज 3 प्रकार का होता है, जिसमें हमें पहला हो जाता है एटॉनिक कब्ज, दूसरा स्पास्टिक कब्ज और चौथा होता है अवरोधात्मक कब्ज। अर्थात इसका यह तीनों सही है, तो कब्ज के 3 ही प्रकार होते हैं, तो उपयुक्त में से सभी, अर्थात यह तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि यह कब्ज जो है वह एटॉनिक कब्ज जिसमें कहते हैं पहला हो जाता है 3 भाग होता है एटॉनिक कब्ज, दूसरा स्पास्टिक कब्ज और तीसरा होता है अवरोधात्मक कब्ज होता है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि आलसी आंत कब्ज किसे कहा जाता है। आलसी आत्म कब्ज जो है वह यहाँ पर हम यहाँ पर एटॉनिक हो जाएगा, एटॉनिक कब्ज को ही कहा जाता है। एटॉनिक कब्ज को हम आलसी कब्ज के नाम से भी, आलसी आंत कब्ज के भी नाम से भी जानते हैं। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42वां पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है, रक्ताल्पता रोग का क्या कारण है। यहाँ पर अल्प रक्ताल्पता जो है रोग का कारण क्या है। यहाँ पर पहला है आयरन की कमी, दूसरा है प्रोटीन की कमी, तीसरा है वसा की कमी और चौथा है यहाँ पर कार्बोज की कमी। जो है रक्ताल्पता रोग होता है वह जो है किसकी कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, अर्थात जो है आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी के कारण ही यह रोग हमें होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43वां है, त्वचा निम्न से किसके संपर्क में आने पर जलती है। त्वचा जो है निम्न से किसके संपर्क में आने से जलती है। तो पहला है गर्म ठोस वस्तु, गर्म द्रव या भाप, तो तीसरा दिए गया है सूर्य की रोशनी और चौथा दिए गया है उपयुक्त सभी में। तो त्वचा जो है किसके संपर्क में आने पर जलती है। तो यहाँ पर जो है 43वां इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला तो यह गर्म ठोस वस्तु दिए गए, इसके कारण भी यह जलती है जो है त्वचा। दूसरा गर्म द्रव या भाप, इसके कारण भी जलती है और सूर्य की रोशनी के कारण भी जलती है। तो ये इसका उपयुक्त में से सभी, अर्थात यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है यहाँ पर, किस जलन में त्वचा ही प्रभावित होती है और लाल दिखाई देती है तो तथा फफोले नहीं पड़ते। दूसरे हम क्या कहते हैं, किस श्रेणी के अंदर आता है। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी की जलन, पहला है यहाँ पर ऑप्शन। तो पहला यहाँ पर द्वितीय श्रेणी की जलन उसे कहेंगे हम, प्रथम श्रेणी की जलन कहेंगे या तृतीय श्रेणी की जलन कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वह प्रथम श्रेणी की जलन के कारण आता है, जिसमें जो है यहाँ पर त्वचा में जो है वह लाल दिखाया, त्वचा जिनमें जलन में जो है त्वचा प्रभावित करती होती है तो वह लाल दिखाई देने लगता है और साथ ही साथ यहाँ पर फफोले भी पड़ते हैं। यहाँ पर नहीं होगा पर कैसे है, तो यहाँ पर फफोले भी पड़ते हैं, तो उसे हम प्रथम श्रेणी का ज्वलन कहते हैं, उसे हम प्रथम श्रेणी का ज्वलन कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम 45वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जलने से होने वाले घाव पर निम्न से किसमें भिगोकर मुलायम कपड़ा या रुई रखनी चाहिए। यहाँ पर जब घाव लगने पर जो है उसे यहाँ पर घाव पर जो है निम्न से भिगोकर मुलायम कपड़ा या रुई रखनी चाहिए, या वह किसमें किसके यहाँ पर घोल करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर किसमें भिगो कर रखना चाहिए। तो पहला यहाँ पर दिया जाता है जो है वह पोटेशियम परमैंगनेट हो जाता है, दूसरा हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर 45वां इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट जो है कपड़े को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट में यहाँ पर भिगोकर मुलायम कपड़ा या रुई पर यहाँ पर रखना चाहिए घाव पर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर 46वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पागल कुत्ता काटने की बीमारी है। तो यहाँ पर पहला है पागल कुत्ता काटने की बीमारी है यहाँ पर रेबीज या मोतछरा, दूसरा है यहाँ पर, तीसरा है डिप्टीरिया, चौथा है यहाँ पर डिसेंट्री। तो यहाँ पर जो है पागल कुत्ता काटने की बीमारी को हम क्या कहते हैं, जब पागल कुत्ता काट लेते तो उसमें हमें क्या हो जाता है, उसे हम यहाँ पर पहला ऑप्शन रेबीज, दूसरा मोतझारा और तीसरा है डिप्टीरिया और चौथा यहाँ पर डिसेंट्री।
तो 46वां इसका आंसर हो जाएगा वह रेबीज। रेबीज इसका सही आंसर हो जाएगा। पागल कुत्ता के कारण जो है वह रेबीज बीमारी हो जाती है, तो यहाँ पर इसका रेबीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47वां पढ़ते हैं। सांप के काटने पर क्या करना चाहिए? पहला दिया गया है विष का प्रभाव स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है, और दूसरा है रक्त जमाव की प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, तीसरा है घबराहट, जी मिचलाना, या नाड़ी की जो गति है वह मंद बढ़ जाती है, या पुतलियों का सिकुड़ जाता है, तो या उपयुक्त में से सभी। तो सांप के काटने पर हमें क्या होता है? तो यहाँ पर जो है इसका पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा 47वां, कि यहाँ पर देखिए सांप के काटने पर जो है विष का प्रभाव जो है वह स्नायु तंत्र को भी प्रभावित करता है, और रक्त जमाव की प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, यह भी सही है, और घबराहट, जी मचलाना, नाड़ी की गति जो है वह मंद पड़ जाना, और पुतलियों को सिकुड़ जाना, यह भी सही है। तो यहाँ पर जो है इसका उपयुक्त में से सभी, अर्थात यहाँ इसका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सांप के काटने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48वां है कोबरा यहाँ पर कोबरा वंश हो जाएगा। यहाँ पर कोबरा वंश के सांपों के काटने से इनका विष शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पहला यहाँ पर दिया गया है जो कोबरा वंश के सांप होते हैं उसके काटने से उनका जो विष होता है वह किस अंग को प्रभावित करता है? तो पहला यहाँ पर हृदय दिया गया है, दूसरा किडनी, और तीसरा लीवर पर, और चौथा है यहाँ पर तंत्रिका तंत्र पर। तो यहाँ पर किस पर प्रभावित करता है? तो यहाँ पर इसका 48वां इसका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर सही डी। तो यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो कोबरा वंश के सांप होते हैं उसके काटने से उनका विष जो होता है हमारे शरीर को जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49वां पढ़ते हैं। यदि सांप के काटने से आदमी बेहोश न हो तो उसे निम्न से क्या देना चाहिए? यदि सांप के काटने से आदमी बेहोश न हुआ हो तो उसे क्या देना चाहिए? पहला दिया गया यहाँ पर पानी, दूसरा है यहाँ पर चाय, तीसरा है कॉफ़ी, या चौथा ऑप्शन दिए गए उपयुक्त में से सभी। तो सांप के काटने पर आदमी अगर बेहोश ना हुआ हो तो उसे हमें क्या देना चाहिए? तो यहाँ पर जो है उसे तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 49 का, यहाँ पर कि जो है सांप के काटने पर बेहोश ना हुआ तो आदमी को पानी हम दे सकते हैं, दूसरा चाय भी दे सकते हैं, और कॉफ़ी दे सकते हैं, तो उपयुक्त में से सभी। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 50वां क्वेश्चन है। यहाँ पर सांप के काटे गए स्थान से कितनी देर रक्त का जो है वहाँ चूसर करने के बाद रोगी को निकट के चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहिए? तो यह कितनी बाद जो है वहाँ पर यदि हम उसको रक्त निकाल दें तो उसके बाद चिकित्सालय में कितनी देर बाद यहाँ पर भर्ती करना चाहिए? तो पहला दिया गया यहाँ पर, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम में। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 10 मिनट बाद, दूसरा है 30 मिनट बाद, तो तीसरा है यहाँ पर 20 मिनट बाद, और चौथा दिए गए यहाँ पर 15 मिनट बाद। तो यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 मिनट बाद। चिकित्सालय में हो 30 मिनट बाद उसे भर्ती करा देना चाहिए, ये 30 मिनट बाद उसे भर्ती कराना देना चाहिए। और यहाँ पर है एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि टाइफस नामक बुखार जो है किसके काटने के कारण होता है? जो टाइफस नामक बुखार होता है वह किसके कारण के होता है? घुन, अर्थात जिसे हम माइट्स से कहते हैं, माइट्स के कारण होता है जो टाइफस नामक बुखार। या क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर, निम्न में से किसके काटने से हिस्टामिन जैसी प्रतिक्रिया मानव शरीर में होती है? निम्न किसके काटने से जो है हिस्टामिन जैसी प्रतिक्रिया जो है मानव शरीर में होती है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मधुमक्खी, दूसरा है यहाँ पर बर्रव, तीसरा है सांप, या चौथा दिया गया है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर किसके काटने से हिस्टामिन जैसी प्रतिक्रिया मानव शरीर में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मधुमक्खी और बर्रो दोनों के काटने से होती है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात यह भी सही है तो यह भी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी में दिया गया है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पर, किस मछली का कांटा उसकी पूंछ के निचले किनारे पर रहता है? किस मछली का जो कांटा होता है उसकी पूंछ के निचले किनारे पर होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, पहला ऑप्शन है यहाँ पर जेलीफिश, दूसरा है मांगुर मछली, तीसरा है ए और बी दोनों,
या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किस मछली का जो कांटा होता है उसकी पूंछ के निचले किनारे पर होता है, तो वह जेली फिश में भी होता है और मांगुर मछली में भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 53वां क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। सांप काटने का प्राथमिक उपचार निम्न से है। पहला है सांप काटे गए व्यक्ति को तत्काल जो है एंटी वेनम टीके के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर दिए गए है यदि सांप ने टांगों या बाहों पर काटा हो तो हार्ट साइड में जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव बैंडेज जो है वहाँ पर बांधना चाहिए। या तीसरा दिए गए मरीज को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। और चौथा है यहाँ पर उपयुक्त में से सभी। तो जो सांप के काटने के लिए जो प्राथमिक उपचार होता है यहाँ पर सभी सही है, तो उपयुक्त में से क्वेश्चन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से सभी या तीनों ऑप्शन भी सही है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम 54वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन दिया गया है दाहक विष है, इसमें से कौन सा जो है दाहक विष है। पहला है यहाँ पर एसिड्स, अमोनिया जिसे हम NH3 भी कहते हैं, यहाँ पर इसका फार्मूला होता है NH3। और चौथा यहाँ पर कास्टिक सोडा दिया गया है, जिसे हम यहाँ पर कास्टिक सोडा है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उपयुक्त में से सभी। तो दाहक भी जो होता है वह एसिड्स भी होता है और अमोनिया भी होता है। तो यहाँ पर कास्टिक सोडा भी होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ इसका चौथा आंसर है कि जो है सभी का है, सभी में होता है, सभी को हम दाहक विष कहते हैं। तो 55वां क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्न में से कौन सा मानसिक रोग अधिकांशतः युवाओं को होता है। निम्न से कौन सा जो मानसिक रोग अधिकांशतः मनुष्य यहाँ पर युवाओं को होता है। तो पहला है सीजोफ्रीनिया, पहला ऑप्शन है सीजोफ्रीनिया। दूसरा है ल्यूक्यूमीनिया, हाँ। तो तीसरा दिए गए है संधिशोथ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा मानसिक रोग है, मानसिक रोग जो है अधिकांशतः युवाओं को होता है। तो यहाँ पर 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीजोफ्रीनिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो युवाओं को होता है जो मानसिक रोग। अब यहाँ से 56वां क्वेश्चन, निम्न में से पुरुष यौन हार्मोन है। पहला यहाँ पर दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा गया एंड्रोस्टेरोन और तीसरा है यहाँ पर एस्ट्रोन और चौथा दिए गए ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पुरुष यौन हार्मोन होता है वह जो होता है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन, यह दोनों होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुरुष यौन हार्मोन ही होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है। तो ये पुरुष हार्मोन यहाँ पर जो है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन है। तो यहाँ पर स्त्री यौन हार्मोन जो होता है उसका नाम यहाँ पर दो होता है। तो यहाँ पर उसका भी पहला एस्ट्रोन होता है, दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रोन होता है, प्रोजेस्ट्रोन इसको भी कहते हैं। स्त्री यौन हार्मोन के नाम से यह भी जाना जाता है, इसको भी याद रखना। चलिए यहाँ पर हम 57वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 57 क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मनुष्य अपने ख्यालों की दुनिया में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं। वह अवस्था जिसमें मनुष्य जो है अपने ख्यालों की दुनिया में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं। पहला दिया गया है साइकोसिस, दूसरा है यहाँ पर सीजोफ्रीनिया और चौथा है यहाँ पर पैरोनिया और इनमें से कोई नहीं। तो वह अवस्था कौन सी है जिसमें मनुष्य जो है अपने ख्यालों में ही दुनिया में रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 57 का बी, अर्थात इसका जो है सीजोफ्रीनिया के नाम से जानते हैं, जो मनुष्य जो है अपने ख्यालों की दुनिया में ही रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है, वह अवस्था जिसमें मनुष्य उत्तेजित रहता है या फिर उदास ही रहता है। तो वो ऐसी कौन सी अवस्था होती है ऐसी यहाँ पर, तो जिसमें मनुष्य उत्तेजित रहता है या फिर उदास रहता है। तो पहला यहाँ पर दिया गया साइकोसिस, दूसरा है सीजोफ्रीनिया और चौथा है पैरोनिया और इनमें से कोई नहीं। तो इस अवस्था में जो है जिसमें मनुष्य उत्तेजित रहता है या फिर उदास रहता है उसे हम साइकोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 59वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर श्वसन संबंधी रोग है, श्वसन संबंधी कौन सा रोग होता है। पहला निमोनिया दिए गए है, दूसरा है हैजा और तीसरा है यहाँ पर सिफिलिस और चौथा है यहाँ पर वायरल फीवर। तो यहाँ पर श्वसन संबंधी रोग कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, निमोनिया जो है यहाँ श्वसन संबंधी रोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर
60 क्वेश्चन है या लास्ट क्वेश्चन है। मानसिक बोझ तनाव होने का कारण यहाँ पर क्या होता है? अत्यधिक चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से या तंबाकू का सेवन करने से या उपयुक्त में से सभी। जो मानसिक बोझ तनाव होता है या अत्यधिक चाय पीने के कारण भी होता है और कॉफ़ी पीने के कारण भी होता है और तंबाकू का सेवन करने के कारण भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त में से सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।